हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ भी आपको समझाया गया था, क्या आपको समझ में आया था? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री 11th के थर्ड चैप्टर की बात कर रहे थे। थर्ड चैप्टर हमारा क्या था? पदार्थ तत्वों का वर्गीकरण एवं उसके गुणधर्मों का आवर्तीता। मतलब हम लोग इनडायरेक्टली बात करें तो पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे थे। पीरियोडिक टेबल होता क्या है? हम लोगों ने काफी चीजों को पढ़ लिया था, जैसे डोवेनाइडर की थ्योरी क्या थी वो पढ़ लिए थे। न्यूलैंड की थ्योरी क्या थी उसको भी हम लोग जान लिए थे। इन लोगों ने कैसे कैसे तत्वों को रखा था, कितने कितने तत्वों को बांटा था, ये हमने जान लिया था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, वो मेंडलीफ की थ्योरी आएगी। मेंडलीफ ने ही जो हम लोगों को पीरियोडिक टेबल दिया था वही हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। उसमें कुछ चीजें ऐसी थी कि जो थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी थी, इधर से उधर हुआ था, लेकिन कुछ साइंटिस्ट आए थे जो सभी लोगों ने मिलकर मेंडलीफ के साथ एक बेहतर तरीके का पीरियोडिक टेबल दिया था, जिसको हम लोग आज के डेट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम लोग याद करें, देखें अपना, तो कुछ इस प्रकार का हमारा पीरियोडिक टेबल होता था। ठीक, इस प्रकार के हमारे पास पीरियोडिक टेबल होते थे। यहाँ तक कि हमारे ऐसे कुछ पीरियोडिक टेबल होते थे, और ये नीचे के भी दो होते थे। एक होता था लेंथेनाइट, एक होता था एक्टेनाइट। इसी प्रकार के हमारे, और ये हमारा एस ब्लॉक होता था, ये कौन होता था? डी ब्लॉक, और ये होता था पी, और इसको हम लोग देते थे एफ। सवाल ये उठता है कि एफ ब्लॉक आया कहाँ से, कैसे आया? अगर आपको याद होगा तो हम लोग डी ब्लॉक में जो पढ़ते थे ना, डी ब्लॉक में 3D होता है, 4D होता है, 5F होता है, और सॉरी डी होता है, डी भी ये भी होता है, ये 4F होता है, और ये 5F होता है। तो यहीं पे दो तत्व होते हैं, एक होता है लेंथेनाइट, एक होता है एक्टेनाइट। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर हम लोग आवर्त की बात करें तो हमारे पास आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। अगर हम लोग वर्ग की बात करें तो 18 वर्ग होते हैं। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, ये सब आपको आना चाहिए। तो जब हम लोग यहाँ पे देखें तो यहीं पे लेंथेनाइट और एक्टेनाइट था। इसमें 14-14 इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी 14-14 तत्व थे। मतलब ये कि हमारे पास जो लेंथेनाइट था उसके पास भी कितने थे? 14 तत्व थे। अगर हम लोग एक्टेनाइट की बात करें तो इसके पास भी 14 ही तत्व थे। लेकिन ये सारे तत्व इतने भारी थे, इनका जो रासायनिक गुणधर्म था, भौतिक गुण था, इतना भारी था कि हम लोग इनका अलग से पढ़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसके सारे कैरेक्टर अलग हैं। सपोज करिए, मान लीजिए आपकी एक 11th की क्लास है, उसमें क्या है, हम लोग मान लेते हैं 20। ठीक, इसमें 20 स्टूडेंट है, और हम लोग देखें कि जो 15 स्टूडेंट है वो काफी अच्छे हैं, उनके हर एक सारी चीजें बहुत सिमिलरिटीज है। तो हमने क्या किया, उनको एक कक्षा में कर दिया। लेकिन 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हम लोगों को बहुत बेसिक से या फिर बहुत अच्छे तरीके से समझाने की जरूरत है। तो हमने क्या किया, उस 5 को अलग कर दिया। मतलब अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये दोनों और ये दोनों आपस में क्या है, बहुत डिफरेंट है। तो इसी प्रकार से जो लेंथेनाइट था, एक्टेनाइट था, यहाँ डी ब्लॉक के ही थे, लेकिन इसका जो केमिकल कॉम्बिनेशन था, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, वो सारी बहुत डिफरेंट थी। इसलिए हम लोग एफ ब्लॉक को अलग से कर दिए। क्या कर दिए? एफ ब्लॉक को, इनके तत्वों को अलग अलग बांट दिए। मतलब लेंथ इसमें भी 14 होगा और इसमें भी 14। अगर टोटल आपसे कभी भी पूछा जाए कि किन तत्वों को अलग रखा गया था डी और डी ब्लॉक से, तो आप बोलेंगे 28 तत्वों को। 14 किसमें थे? लेंथेनाइट में। 14 किसमें थे? एक्टेनाइट में थे। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको आनी भी चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जब पीरियोडिक टेबल में हम लोग क्या करते हैं, सीरीज आवर्त से, इधर की बात हो रही है, जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटता है। क्या होता है? आकार घटता है। अगर यही आप बड़े रहते तो मैं आपको ये भी पढ़ाती कि क्रोमियम जो होता है और आयरन, ये सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि क्रोमियम और आयरन में आकार किसका बड़ा होता है? तो होता है क्रोमियम। हालांकि क्रोमियम एक्सेप्शन है, ये कई सारी चीजों से हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके पिछले वाले में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े हो ना, आप बाउ प्रिंसिपल नहीं आएगा, इसमें भी बताएंगे, परेशान नहीं रहिएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि ये क्रोमियम क्या होता है, आयरन से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? बस यही रीजन है, आवर्त सारणी में आता है, और क्रोमियम एक्सेप्शन भी है। ठीक, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, याद रखिएगा। आवर्त कितने होते हैं? 7। वर्ग कितने होते हैं? 18। लेंथेनाइट को एक्टेनाइट को क्यों अलग रखा गया, ये समझ में आ रहा है? अब 11th में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? एस ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा और पी ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा। हम लोग ये भी जानते हैं, देखो ध्यान से, हम लोगों को ये भी पता है कि जो हाइड्रोजन से जो नीचे आते हैं, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की अगर हम लोग बात करें, जो सीरीज में नीचे आते हैं, इनकी हम लोग बात करें तो ये होते हैं क्षारीय धातु। कैसे होते हैं? क्षार धातु। मतलब ये क्या होते हैं?
ये बेसिक मेटल होते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें, यहाँ से बेरियम से कैल्शियम मैग्नीशियम की बात करें जो नीचे आते हैं, इसकी जब हम लोग बात करें मतलब सेकेंड की वर्ग की बात करें तो ये होता है क्षारीय मृदा धातु, ठीक, एल्कलाइन सॉइल, ठीक है। ये क्या होते हैं? क्षारीय मृदा धातु होता है जो मिट्टी में पाए जाते हैं। ये सब आपको याद होगा तो कैल्शियम मैग्नीशियम सब हम लोग मिट्टी में ये सब जानते हैं कि पड़े रहते हैं। ये हो गई आवर्त सारणी की बेसिक सी बात। मेंडलीफ ने इन्हीं सभी चीजों को कैरेक्टर में रख के क्या किया था? आवर्त सारणी को रखा था। उनके भारों के, उनके रासायनिक, मतलब हम लोग ये भी जानते हैं कि ऊपर से नीचे आएंगे तो भार बढ़ता जाएगा, ठीक, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो भार कम होता जाएगा। जैसे अगर हम आपसे बात करें तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ होता है, हाइड्रोजन के बाद क्या होता है? लिथियम होता है, फिर सोडियम। तो अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि सोडियम का भार हाइड्रोजन से कम होता है कि ज्यादा, आप बता ले जाओगे क्यों? क्योंकि सोडियम नीचे है तो उसका भार ज्यादा होगा, हाइड्रोजन ऊपर है तो हाइड्रोजन, और जनरली हम लोग जानते थे कि हाइड्रोजन हल्का भी होता है, लेकिन इस साइड से जब हम लोग जाते हैं तो आकार भी बढ़ने लगता है, इस साइड से आकार। बहुत सिंपल सी बात है, ये याद रखिएगा। एटॉमिक नंबर अगर बढ़ता चलेगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जब एटॉमिक नंबर भी बढ़ने लगता है तो उसका क्या होने लगेगा? वेट भी बढ़ने लगेगा। इतनी बातें समझ में आ गई तो इतना नोट करना है तो कर लो, बेसिक सी चीजें हैं। इसके बाद जो लिखवाएंगे उसको नोट जरूर करना। चलिए अब देखिए, ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी बोला जा रहा है कि ये क्या होता है। तो बोला गया है कि मेंडलीफ, ठीक, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु भारों के आवर्ती फलन की बात हो रही है कि मतलब जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता जाएगा उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे? अलग अलग भी होने लगेंगे। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से रखा गया था, जैसे हम अभी इसके पिछले वाले में समझाए थे कि कैसे क्या हो रहा था। तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी बोला जा रहा है, अंग्रेज भौतिकी वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके एक नई आवर्त सारणी नियम शुरू किया था। जो मेंडलीफ थे इन्होंने पूरे पीरियोडिक टेबल को शुरुआत कर दिया था बहुत अच्छे से, लेकिन हमने बताया था ना कि उसमें अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, उसी चीज को बार बार क्या किया था? अलग अलग तरीके से रखा था, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि जो मोस्ले साहब ने आए, ये क्या किए? उनके परमाणु क्रमांक को बढ़ते हुए रख दिया, बढ़ते हुए क्रम में रख के व्यवस्थित कर दिया और एक नई आवर्त सारणी का निर्माण होने लगा। कैसा होने लगा? एक नई आवर्त सारणी हमारा तैयार होने लगा था, ठीक। फिर आधुनिक आवर्त सारणी का नियम, मतलब ये जो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, तो इसमें बोल रहा है कि हेनरी मोजले के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक। उनके क्या होंगे? अगर मान लीजिए हम लोग पीरियोडिक टेबल में जब यहाँ से शुरू करेंगे तो हमारे पास क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ठीक, आरबी रूबियम होता है। ऐसे करके जब हम लोग क्रमांक बढ़ते हुए क्रम में पढ़ रहे थे, क्या हो रहा था? तत्वों का क्रमांक के आवर्ती फलन होते जाए, वैसे ऐसे बढ़ रहे थे तो देख रहे थे कि इनका इनका कैरेक्टर सेम लगभग आ रहा था, इनका इनका कैरेक्टर का क्या हो रहा था? लगभग सेम आ रहा था। यही चीज बोला जा रहा है। फिर बोला जा रहा है अर्थात तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम से 36 पंक्तियों में व्यवस्थित करने पर एक नियमित अंतराल के बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती थी। बोला जा रहा है कि जब हम लोग उसका 36 में कर रहे थे पंक्तियों की प्रवृत्ति, मतलब जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में इस प्रकार से गमन कर रहे होंगे, जब इधर से इधर जाएंगे 36 गति में जब जाएंगे, तो बोला जा रहा है कि कुछ अंतराल में, एक नियमित अंतराल पे क्या हो रहे थे? उनके गुणों की प्रवृत्ति फिर से शुरू हो जा रही। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 8 की बात करें, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्स नाम का तत्व है, तो नौवां जो तत्व होता है, मतलब 8 के बाद जो नौवां एक्स वाई जो तत्व है, ये इससे और इससे क्या हो रहा था? मैच हो रहा था। इसके पहले वाले वीडियो में ये सारी चीजें आपको समझाया गया था, तो यही बात हो रही है। तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं कि इनका क्या होता है, विशेषताएं क्या है, ठीक है। मॉडर्न जो हमारे पास आवर्त सारणी आई है आवर्तनिक, उसकी विशेषताएं क्या क्या है, इतना नोट करिए इसको। नेक्स्ट देखिए, बोला जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, इसके बारे में ये सारी चीजें याद रखिएगा, ये काम देगा आपको अभी जानने के लिए, एग्जाम में भी पूछा जाता है।
इसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया। ठीक, तत्वों को परमाणु क्रम में बढ़ते हुए क्रम में इसको क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया। जैसे जब हम लोग क्या कर रहे थे, पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार से था। आप लोग पीरियोडिक टेबल अपने पास लेकर रखिएगा, 10-5 रुपए में जो भी मिलता है सबके पास होना चाहिए, क्योंकि पीरियोडिक टेबल अगर आप सीख गए तो बहुत चीजें आप लोग सीख जाएंगे। बोला जा रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में, जैसे यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे क्या होता है, हीलियम, लिथियम, इस प्रकार से वो चलता है। तो वही बोला जा रहा है कि उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में क्या किया गया, व्यवस्थित किया गया। आवर्त सारणी में कितने हैं वर्ग, 18 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं। ये सब पूछे जाते हैं, तो इन सबको याद रखिएगा। 18 का मतलब ऐसे ऐसे कॉलम 18 बने हुए थे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। फिर आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। 7 आवर्त का मतलब है ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, 7 आवर्त होते हैं, जिसे 36 पंक्तियां कहते हैं। मतलब ऐसे लेटी हुई पंक्तियों की क्या कहते हैं, 36, और जो खड़ी रहती होती है उस स्तंभ को क्या कहते हैं, समूह कहा जाता है। तो ऊर्ध्वाधर ये सब बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 36 पंक्तियां कहा जाता है। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। बाएं से जैसे जैसे हम लोग दाएं जाते हैं तो क्या होने लगता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने लगता है, अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो। फिर बोला जा रहा है आवर्त सारणी में एक वर्ग में तत्वों के गुणों की समानता होती है तथा दूसरे वर्ग से गुणों में भिन्नता होती है। जी हाँ, बिल्कुल बोला जा रहा है कि अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जो तत्व हैं इनके गुणों में समानता आएगी। अगर मैं बोलूं यहाँ पे तो इसको डेप्थ में जरा सुनना ध्यान से। तो इन लोगों ने एक एक इलेक्ट्रॉन सबने अपना लॉस किया होता है, मतलब इस पे ऑक्सीकरण संख्या सबकी क्या होने लगेगी, एक एक आने लगेगा। तो ये सब समानता होने लगी, तो इनको एक गुण में रखा गया, मतलब एक वर्ग में रखा गया। फिर जो दूसरा वर्ग आता है, जैसे बी होता है, Mg होता है, कैल्शियम, ये सब जो जितने भी आते हैं, इन सब पे कितने वो होते हैं ऑक्सीकरण, 2-2 होते हैं। क्या होता है, 2 होता है। तो उनको एक क्रम में रखा गया, मतलब उनके गुण क्या हो गए, दूसरे वर्ग से भिन्न हो गए। क्या हो गया, दूसरे वर्ग से भिन्न हो गया। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे ये सारी चीजों को, तत्वों को ऐसे व्यवस्थित किया गया था। जैसे अगर हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, कार्बन फैमिली, तो वहां पे मतलब है कि ये इनके नीचे आने वाले जो तत्व है ना, ये इनकी पूरी फैमिली है। अगर आप एक के बारे में पढ़ गए तो सबके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे भाई कभी जीवन में लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं, होता है ना, हम लोग कर लेते हैं झगड़ा। तो क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं तो एक चीज तो कहते हैं कि जैसे तुम हो वैसे ही सब लोग इसमें क्या होंगे, तुम्हारे खानदान में वैसे ही सब होंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी बोला जा रहा है। तो अब नेक्स्ट क्या है इसमें, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी, अच्छा ये हो गया। ठीक, इसमें बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप, मतलब वर्तमान में जो हमारा आवर्त सारणी है वो कैसा दिखता है, उसके बारे में क्या क्या कहा गया है, इसके बारे में है यहाँ पे। तत्वों के परमाणु क्रमांक तथा वाहतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। क्या होती है, वाहतम कोष में, मतलब जो आखिरी कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। समान होने के कारण ज्ञात हुआ कि जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उन्हें एक ही वर्ग में रखा जाता है। बात समझ में आ रही है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझिए। अब बोला जा रहा है, पहले अबाउ प्रिंसिपल याद है, ठीक, अबाउ प्रिंसिपल याद होना चाहिए, अगर नहीं याद होगा तो समस्या हो जाएगी। अब ये होता कैसे था, ये इस प्रकार से होता है, क्या होता था इधर 1s 2s 3s 4s 5s, ठीक, 6s 7s ऐसे होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होने लगता है, जल्दी बताइए, यहाँ पे क्या होने लगता है, 2p 3p 4p 5p 6p, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 6p और यहाँ पे हम लोग 7p लिख देते हैं। ठीक, और इसके बाद क्या होने लगता है, यहाँ पे 3d 4d 5d 6d, ठीक, और यहाँ पे क्या होने लगता है 4f 5f, ठीक, आप 6f भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे ही भरे जाते हैं। देखो ये मेरा दिक्कत हो गया, ऐसे कर गया ना, ये ऐसे ऐसे होगा, मतलब इसमें इसमें ऐसे ऐसे ये भरे जाएंगे। ठीक है,
आप अपने कॉपी में बना लेना अच्छे से कि ये किस प्रकार से भरे जाएंगे। ये इस प्रकार से ऐसे भरे जाते हैं। अब देखो बोला जा रहा है कि इसमें जो वाहतम कोष होंगे जो समान वर्ग में आते हैं, तो अगर हम लोग एक वर्ग की बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो एक वर्ग में ऐसे ही होता है, हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ठीक। ऐसे ही नीचे करके कई सारे तत्व भी आते हैं। तो बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आएगा। तो यहाँ पे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो NS1 आ जाएगा, सॉरी 1S1 आ जाएगा, ठीक। तो ये इसका क्या है, आखिरी कक्षा है। अगर हम लोग लिथियम का करें या फिर सोडियम का कर ले, तो लिथियम कितना होता है, 3 होता है ना, लिथियम क्या होता है, 3 होता है। तो इसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 1S2 और 2P क्या होने लगेगा, 1 आएगा, क्या होने लगेगा 1 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2S हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी 2S1 हो जाएगा। अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो 1S2 हो जाएगा, 2S2, 2P पर 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद किस में भरा जाएगा, 3S1 हो जाएगा ना, यहाँ तक 10 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3S1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम पोटेशियम का भी कर सकते हैं, ठीक। तो अब देखो बोला जा रहा है कि वाहतम कोष इसका जो आखिरी कक्षा है, देखो इसका आखिरी कक्षा ये है, इसका आखिरी कक्षा ये है। तो बोला जा रहा है कि इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन समान होंगे। देखो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है। जब सब में इलेक्ट्रॉन समान हो गया तो बोला गया कि सभी के गुणधर्म क्या होंगे, एक समान होंगे। जब उनके वर्गों में रखा गया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होने के कारण उन्हें एक ही वर्ग में रखा गया, एक ही वर्ग में ऐसे रखा गया है। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होइएगा। जब भी पीरियोडिक टेबल देखिएगा बोलिएगा कि अच्छा जब हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे या एक ही वर्ग में जो तत्व होंगे उनकी ऑक्सीकरण संख्या समान होगी। अगर 1 1 है तो 1 1 होगा, 2 2 है तो 2 2 होगा, ठीक। फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अच्छा अंतिम कक्षक में कितने होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार से हमें याद रखने की जरूरत होगी। छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत छोटे छोटे चीजों को हम लोग याद रखेंगे, बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं है। आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल को बार बार देखते चलिए, आपको सारी चीजें याद होने लगेंगी। तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है उन तत्वों के गुणों में समानता देखी जाती है। बिल्कुल बात सही है। इसके पहले जो हमने पढ़ा था उसी के बारे में कह रहा है कि उन तत्वों के गुणों में क्या हो रही है, समानता देखी जा रही है। अतः ज्ञात हुआ कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवर्त फलन होते हैं या आवर्ती फलन होते हैं। अगर ऐसा देखा जा रहा है कि उन तत्वों में समानता देखी जा रही है, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता देखी जा रही है, तो क्या हो रहा है, उनके आवर्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आवर्ती फलन हो रहे हैं। आवर्ती फलन का मतलब समझ रहे हो ना, ये सारी चीजें। आवर्ती फलन का मतलब ये हो रहा है कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, अगर इस वाले की हम लोग बात करें तो होता क्या था कि मान लीजिए जब हम लोग कर रहे थे पहले वाले में, जब हाइड्रोजन से कर रहे थे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहा था NS1, मतलब N कुछ भी हो सकता है, 2 1 2 3 4 5 कुछ भी, लेकिन यस वाले कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। तो अगर दूसरा कोई आ रहा है वर्ग, दूसरा कोई वर्ग आ रहा है तो यहाँ पे NH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NS2 हो जाएगा। मतलब N कुछ भी हो सकता है। S वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, यहाँ 1 यहाँ 2, कुछ वाले में 3, सॉरी कुछ वाले में यस नहीं होगा क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन करके भरा जाएगा, डी से शुरुआत हो जाएगी, ठीक। तो वही चीज ये बोला जा रहा है कि आवर्ती फलन होते हैं, मतलब जैसे जैसे उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होंगे, बढ़ेंगे घटेंगे, तो उनके भौतिक और रासायनिक क्या होंगे, गुण में अलग अलग प्रदर्शित करेंगे। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट है, बोला जा रहा है नेक्स्ट में कि रांग, ये ऐसे 3 साइंटिस्ट है, रांग, वर्नर, वरी तथा कई अन्य रासायनिकों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तत्वों के वर्गीकरण का आधार मानकर एक आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप या दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। वर्तमान स्वरूप बताया या फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। मतलब ये कई सारे साइंटिस्टों ने मिलकर जो पीरियोडिक टेबल, जो हम लोग दीर्घ पीरियोडिक टेबल इस समय पढ़ रहे हैं, इनकी बात हो रही है, ये उसी को चीजों को बताया, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है दीर्घाकार आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है, ठीक है। 36 पंक्तियों क्या कहा जाता है, आवर्त।
जिनकी संख्या 7 होती है। ये बात समझ में आ रही होगी। प्रथम आवर्त में 2 तथा इसके बाद प्रथम आवर्त में, अगर हम लोग आवर्त की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में आवर्त ऐसे ही हो रहा है, ठीक। ये हमारे पास ऐसे ही करके बेटा 7 आवर्त होंगे, ठीक। ऐसे ही करके 7 आवर्त होंगे। आप ये जब पढ़िएगा तो पीरियोडिक टेबल अपने पास रखिएगा ताकि आपको समझ में आए चीजें। तो बोला जा रहा है कि 7 होती है प्रथम आवर्त में, मतलब पहला। अगर हम लोग स्तंभ ऐसे बना दें तो, ठीक, तो ऐसे भी कुछ होगा, ठीक। यहाँ तक 18, यहाँ ऊपर ऐसे ऐसे खड़ी वाली लाइन जो होगी 18 होगी, जो ऐसे लेटे लेटे लाइन होगी 7 होगी। तो बोला जा रहा है कि प्रथम आवर्त में, भाई साहब ये जो पहला आवर्त है इसमें बोला गया 2 तत्व होंगे। कौन होगा? अगर आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल आपके सामने होगा तो इधर हाइड्रोजन होता है, इधर हीलियम होता है, बस 2 होते हैं। तथा इसके बाद क्रमशः 8, मतलब इस वाले में दूसरा जो सॉरी जो दूसरा आवर्त होगा, ये वाला जो दूसरा आवर्त होगा इसमें भी 8 तत्व होंगे। तीसरा जो होगा इसमें 8 होंगे। फिर इसी प्रकार से 18, फिर 18, फिर 32 चलता जाएगा, ठीक। फिर बोला जा रहा है कि जो हमारे पास यहाँ तो देखो, एक ये आवर्त होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, 4 आवर्त हो गए। मतलब कि यहाँ पे पहला ये हो गया, पहले वाले में 2 तत्व होंगे आवर्त में, तीसरे वाले में दूसरे वाले में 8 होंगे, तीसरे वाले में भी 8 होंगे, चौथे वाले में 18 होंगे, पांचवें वाले में कितने होंगे? 18 होंगे, छठवें वाले में 32 तत्व होंगे। लेकिन इसने क्या बोला? 7वां आवर्त आपका अपूर्ण होगा। 7वां आवर्त क्या हो गया? अपूर्ण हो गया। और वहीं से तो हमारा शुरू हो गया बेटा क्या? एफ ब्लॉक, जहां से लेंथेनाइड और एक्टेनाइड आने लगे। वो क्यों आने लगे? क्योंकि वो सभी क्या थे? गुणधर्मों में बहुत ज्यादा भिन्न थे, इसलिए हमें एक नया आवर्त पढ़ने की जरूरत हो गया। तो इतनी बातें समझ में आई, इसका मतलब क्या हो रहा था। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है दीर्घाकार आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहते हैं। ये खड़ी लाइन जो है स्तंभ है। फिर आईपीयूसी पद्धति, ठीक है, इसका नाम कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। पद्धति के अनुसार यह वर्ग क्रमशः 1, 2, 3, 16, 17, 18 तक होता है। मतलब हम लोग जानते हैं कि 18 से 16 होता है, तक की संख्या को वर्गों में निरूपित किया गया, ठीक। ये लाइन समझ में आ रहा होगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षार धातु तथा अंतिम तत्व क्या हो रहा है? अंतिम तत्व अक्रिय गैस हो रहा है। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आवर्त की बात होगी, ऐसे ही बेटा हमारे पास 7 आवर्त होंगे, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ही हमारे पास 7 आवर्त होंगे। और इधर से क्या होगा? ये खड़ी लाइन 18 हो जाएगी, ठीक। ऐसे ही हमारे पास 18 खड़ी लाइन हो सकती है। आप बना लीजिएगा 18, ठीक। देखे होंगे, बनाइएगा नहीं, बस पीरियोडिक टेबल साथ होगा तो देखते रहिएगा 18। तो बोला जा रहा है कि जो प्रथम आवर्त है, जो भाई क्या है? प्रथम आवर्त, मतलब जो हमारा प्रथम आवर्त है यहाँ वाला, तो इसमें हाइड्रोजन होता है। फिर इस वाले में इधर क्या होने लगता था? हीलियम होने लगता था। तो बोला जा रहा है कि जो प्रथम तत्व होगा वो क्षार होगा। वो क्या होगा बेटा? क्षार, मतलब हाइड्रोजन जो होगा वो क्षार होगा। और फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि जो अंतिम तत्व होगा वो अक्रिय गैस होगा। अंतिम तत्व कौन होगा? अक्रिय गैस। अगर हम लोग दूसरे आवर्त में आ जाएं तो सोडियम आ जाएगा, ठीक है। दूसरे तीसरे आवर्त में आ जाए तो सोडियम क्या होगा? क्षार होगा। किंतु क्या बोला जा रहा है? अंतिम जब धातु आएगा तो उसमें क्या आएगा? नियॉन आएगा। अंतिम क्या आएगा? नियॉन आएगा। वो भी क्या होगा? क्या? अक्रिय गैस होगा। क्या होगा? अक्रिय गैस होगा। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अगर अपने आवर्त सारणी में बात करें तो जैसे हमारे जो तत्व आते हैं वो कौन कौन आते हैं? हाइड्रोजन आएंगे, लिथियम आएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन आएंगे, लिथियम आएंगे। अगर हम लोग नीचे की तरफ बात कर रहे हैं तो ऐसे वर्ग में हाइड्रोजन आएगा, लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, फिर कौन आएगा? पोटेशियम आएगा। फिर आरबी का क्या नाम होता है? रूबियम आएगा। फिर एस सीजियम आएगा। फिर एफ आर होगा, ठीक। फ्रेंसियम ऐसे करके होगा तो एफ आर होगा, ठीक। ये आएंगे, इनकी बात हो रही है सभी चीजों की। फिर आपसे बोला जा रहा है कि एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए बोला जा रहा है कि जैसे तृतीय आवर्त, मतलब तीसरा आवर्त, सोडियम, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, लिथियम को छोड़ दीजिए, सोडियम की बात कर रहा है। जैसे तृतीय आवर्त तृतीय आवर्त में जो होता है, ये बोला जा रहा है कि इसमें जो पहला तत्व होगा, पहला तत्व कौन होगा? सोडियम होगा, ठीक। पहला तत्व सोडियम,
पहला तत्व सोडियम क्या होगा, क्षार होगा, क्षार होगा, तथा अंतिम तत्व कौन आ जाएगा, नियॉन आएगा। अंतिम तत्व कौन होगा, नियॉन, Ni होगा ना, ठीक, नियॉन होगा जो कि क्या होगा, अक्रिय गैस होगा। क्या होगा, अक्रिय गैस। ये इस प्रकार से ऐसे होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोला जा रहा है कि आवर्त 6, आवर्त 6 में Ce से Lu तक 14 तत्वों को सारणी के बाहर रखा गया है, ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, और इसे 4f श्रेणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 4f श्रेणी। F ब्लॉक की बात हो रही है ये। तो ये सब क्या होते थे, तत्व बताए थे कि भारी होते हैं, अलग होते हैं, इसलिए इनको अलग रख के हम लोग पढ़ते हैं F ब्लॉक के नाम से। उसी प्रकार से TF से शुरू हुआ, लारेंशियम LAR तक हुआ, 14 तत्वों को सारणी से बाहर रखा गया, एक्टेनाइड कहते हैं। तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को दोनों को मिलाकर कितने तत्व हैं जो बाहर रखे गए हैं, 28। कितने हैं, 28, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद बोला जा रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 5F श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 5F श्रेणी कहा जाता है। नेक्स्ट बातें ये बोली जा रही है कि आवर्त की विशेषताएं, आवर्त की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। आवर्त में उपस्थित सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉनिक एक ही संयोजकता में या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक ही संयोजकता के कोष में भरे जाते हैं, ठीक। परमाणु का आकार आमतौर पर बाएं से दाएं जाने पे घटता है। ये सारी चीजों को हम लोग देख चुके थे। जैसे हो रहा है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं सभी तत्वों का, तो उनकी संयोजकता जो होती है ना, जो कोष भरे जाते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन में, एक ही कक्षन में कई सारे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक। फिर इसके बाद बोला जा रहा है कि इनका ये सारी चीजें कि आमतौर पे क्या होते हैं, बाएं से दाएं जाने पे घटता है। इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस के प्रकार देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा कितने आवर्त होते हैं। अगर पूछा जाए आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा कितने आवर्त होते हैं, तो क्या उम्मीद है कि आप बता ले जाएंगे, बिल्कुल बता ले जाएंगे। अगर हम ऑप्शन आपके पास रख दें, ऑप्शन में रखे 16 और 8, ठीक है। दूसरा ऑप्शन रखिए 17 और 9, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन रखिए 18 और 7, चौथा ऑप्शन आपके पास रखिए 13 और 7। बताइए कितना होगा। तो उम्मीद है कि बता ले जाएंगे, बिल्कुल 18 वर्ग होंगे और 7 कितने होंगे, आवर्त होंगे। तो ये आंसर होगा। इसी प्रकार से आपसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, आगे के टॉपिक को समझेंगे। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में प्लीज जरूर से बताना, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।